नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो डीमोटिवेशन आता है, क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज में लगे हुए हैं कि आप लोगों को क्वालिटेटिव मटेरियल जो है कंसिस्टेंट मैनर में उपलब्ध कराया जाए। और अगर आप ही लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएगा। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना। जैसे मनरेगा देखा है आपने, उसी के तर्ज पे राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको जो है क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है आपका, ये पेपर 2 में रख सकते हैं आप लोग इसको। इसके बाद जो सेकंड यहां पर टॉपिक है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो जो अपडेटेड वर्जन है स्कूल का, जिससे आउटकम को बढ़ाया जा सके, है ना, लर्निंग बेस्ड जो आपके नॉलेज है उसको मोबिलाइज किया जा सके, उसके लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, इसको देखेंगे। ये आपका शिक्षा से संबंधित मुद्दा है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद फंडिंग पब्लिक एजुकेशन की बात आएगी। यहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से लगातार सरकार का रेवेन्यू तो जरूर बढ़ा है, लेकिन वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च नहीं बढ़ा है बल्कि कम हुआ है। तो ये अपने आप में विरोधाभासी है। किसी भी देश का समुचित विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां पर एजुकेशन और हेल्थ जैसे जो सोशल पिलर है उनमें इन्वेस्टमेंट अप टू द मार्क लेवल पर ना की जाए। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग, शिक्षा से रिलेटेड ही सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अर्बन फ्लडिंग, शहरी बाढ़, है ना। ड्रेनेज की समस्या के कारण जब बहुत तीव्र बारिश हो जाती, भारी वर्षा, तो शहरों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अभी बेंगलुरु के कारण ये आपका चर्चा में पुराना है ये आपका टॉपिक। फ्लैश फ्लड वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्ड पेपर का पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का। उसके बाद कन्वर्जन थेरेपी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो बाइसेक्सुअल हैं या जो आपके एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, तो किसी का सेक्स चेंज करना, रूपांतरित करना, उसके लिए थेरेपी है। तो इसके बारे में अभी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे जो है मानसिक दबाव महसूस करते हैं वो लोग और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, तो मानसिक रूप से दीर्घ काल में उनके ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल से रिलेटेड है आपका। ठीक है, सेकंड और थर्ड पेपर दोनों में रख सकते हैं। इसके बाद और ये आपका एथिक्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है रोल आउट किया है और ये अर्बन नाम ही जुड़ा हुआ है, तो अर्बन जॉब स्कीम है, ये याद रहेगा। इसके बाद ये स्कीम को रोल आउट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने सितंबर 9 को। इसमें बजटरी प्रोविजन जो है 800 करोड़ रुपए का है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत 2.2 लाख से अधिक परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिनके द्वारा जो कोविड-19 से इफेक्टेड हुए थे, जो परिवार प्रभावित लोग थे, जो गरीब और जरूरतमंद लोग थे, तो उनको रोजगार मिलने की इससे क्या है, उम्मीद है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, उसी तरीके से इसमें भी शहरी क्षेत्रों में जो लोग निवासरत हैं उनको 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी जॉब कार्ड होल्डर फैमिलीज होंगे, उनके जो मेंबर्स होंगे जिनकी एज 18 से लेकर 60 के बीच रहेगी, उनको जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र या एलिजिबल माना जाएगा। अब इस प्रोग्राम का डिजाइन क्या होना चाहिए, तो इसको भी एक स्ट्रॉन्ग लीगल बेस प्रदान किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए मनरेगा की तरह, ताकि इसमें स्टैच्यूटरी राइट हो रोजगार का,
है ना, और स्पेसिफाइड वेज रेट्स और नंबर ऑफ डेज को भी वहां पर मेंशन करना चाहिए। इसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसके द्वारा शहरी जो अनौपचारिक श्रमिक हैं और जो शिक्षित युवा दोनों को ही रोजगार दिया जाएगा, तो दोनों की ही नीड्स को फुलफिल यहां पर किया जाएगा। इसके बाद जो अनौपचारिक श्रमिक है उनको 100 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत जैसे आपके सार्वजनिक कार्य होते हैं, भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, है ना, जल निकाय, आर्द्र भूमि, पार्क, ये जो है इन सब सेक्टर्स को शामिल किया जाना चाहिए और रोजगार प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसके बाद जो शिक्षित युवा हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जैसे जो सब्जेक्ट है उनको एम्बेडेड किया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि शिक्षित युवा नगर निगम कार्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इसमें जो है अप्रेंटिसशिप के माध्यम से यहाँ पर जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रदान की जा सकती है। इसके बाद ये जो प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए वो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद जो वार्ड सभा है उनसे नियमित परामर्श किया जाना चाहिए और उसके माध्यम से यहाँ पर पार्टिसिपेटरी मैनर में इस कार्य को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें जो बोला जा रहा है कि समयबद्ध एक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट जिसको बोलते हैं, और जन सुनवाई जो होती है वो सब भी इसमें सम्मिलित किया जा सके। ठीक है। इसके बाद अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, हमारे यहाँ वेज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है अर्बन एरियाज में वो लगभग एब्सेंट है। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो लॉन्च की गई थी 1997 में, जिसको रिप्लेस किया 2013 में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने, है ना, लेकिन इसमें जो ज्यादा इंफेसिस है, जो ज्यादा आपका इसमें ध्यान संकेंद्रण है वो किसमें है? आत्म जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब स्वरोजगार और इंटरप्रेन्योरशिप, और वेज एम्प्लॉयमेंट पर इस पर जोर नहीं है। ठीक है। अब यहां पर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो डेटा आता है 2017-18 का, उसमें बोला गया कि जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, खुली बेरोजगारी, वो लगातार बढ़ रही है और हिस्टोरिक हाई पर है आपके 6.1% पे। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए एजुकेटेड यूथ में तो वो 20% पहुंच गया है। अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में 7.8% है और रूरल एरियाज में 5.3% है। 2030 तक ये माना जा रहा है कि भारत की आबादी का जो टोटल शहरीकरण है वो 42% हो जाएगा, जो अभी 31% है। ये यूपी पीसीएस में लगातार पूछा जाता है शहरीकरण की आबादी। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जब इतनी आबादी शहरों में निवासरत होगी, शहरीकरण बढ़ता जाएगा, तो भैया वहां रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो आप शहरीकरण की प्रक्रिया को अगर ऑर्गेनाइज करके करेंगे तो लोगों को रोजगार भी जो है प्रदान कर पाएंगे और उससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और शहरीकरण की प्रक्रिया भी समुचित और इंक्लूसिव मैनर में हो सकेगी। इसके बाद जो 2018-19 का आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी हाईलाइट किया गया है कि जो भी आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका इंक्रीमेंट जो है 2011 से 50% से 2041 में 59% हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बार बार चर्चा में रहता है। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी जो है 8% से बढ़ के 16% हो जाएंगे 2011 से 2041 तक। अब जिस हिसाब से हमारे यहाँ जनांकिकीय जो है चेंज हो रही है, डेमोग्राफी जो आपकी चेंज हो रही है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज जैसे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटर सैनिटेशन सर्विस हो गई, डिजिटल और ट्रांसपोर्टेशन नीड्स हो गई, है ना। तो इसके लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप में नितांत आवश्यक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो स्ट्रेंथन करेगा राइट टू लाइफ को, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो आपका पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। ये जो स्कीम है आपकी, इसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो आपकी ये नई सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये आपकी, है ना, पीएम श्री, तो इसके अंतर्गत जो 14,500 स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो ये कैसी स्कीम है ये याद रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो सीधा सा उद्देश्य है कि जो भी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करना है नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और उसके हिसाब से जो आज के प्रासंगिक समय के हिसाब से शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा, वो प्रदान किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र सरकार, है ना, राज्य सरकार की जो स्कूलें हैं या स्थानीय निकायों के द्वारा जो प्रबंधित स्कूलें, उनमें से यहां पर चूज की जाएंगी स्कूलें और 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जो पीएम श्री स्कूल है ना, वो आपका जो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उसमें जो आपके कंपोनेंट्स होंगे जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत है उनको भी यहां पर सम्मिलित किया जाएगा।
ठीक है, और उसी के अंतर्गत यहाँ पर मेंटरशिप वगैरह प्रदान की जाएगी। अब एम क्या है इसका, तो सीधी बात है क्वालिटेटिव एजुकेशन को जो है प्रोवाइड करना, है ना, क्वालिटेटिव टीचिंग को एंश्योर करना, लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, ठीक है ना, तो होलिस्टिक एक डेवलपमेंट करना। ओवरऑल देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का। अब इसके बाद फीचर्स क्या है पीएम श्री स्कूल्स के, तो सीधी बात है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी वो अनुभवात्मक होगी, व्यवहारिक होगी, समग्र होगी। इसमें खेल वगैरह को भी जो है वो इसमें एम्बेडेड किया जाएगा ताकि जो आपको बोरियत होती है पढ़ने में वो ना रह जाए, है ना। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो आपकी शिक्षा होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो है आपका चर्चा आधारित शिक्षा को भी प्रमोट किया जाएगा, ये मनोरंजक भी होगी, ठीक है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो फोकस है इसमें वो क्या है कि प्रत्येक कक्षा में जो प्रत्येक बच्चे के शिक्षण का जो आउटकम है, परिणाम है, जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस करना है और सभी स्तरों पर असेसमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। और वास्तविक जीवन में मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है उस आधार पर वहां पर शिक्षा को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये जो स्कूल होंगे इसमें बिल्कुल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको जो है एम्बेडेड किया जाएगा, लैस किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट लैब होगी, स्मार्ट क्लासरूम होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल के इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, आर्ट रूम वगैरह भी शामिल होंगे और वो समावेशी और सुलभ भी बनाए जाएंगे ताकि सब लोगों की पहुंच भी वहां तक सुनिश्चित हो। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में जैसे वाटर कंजर्वेशन है ना, वेस्ट मैनेजमेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी, इन विषयों को भी शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम में, है ना, और उनको एकीकृत करके हरित विद्यालय के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और हरित शिक्षा को भी इसमें प्रदान किया जाएगा। अब इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में अपने अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और आनंदमय वातावरण वाली उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना यहां पर प्रस्तावित है। इसमें जो आपके विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले जो आपके बच्चे हैं, है ना, उनको जो है वहां पर क्या किया जाएगा, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको भी वहां पर जो है अप टू द मार्क जो है एजुकेशन प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का भी संवर्धन या उन्नयन किया जा सके। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इन स्कूलों के माध्यम से जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके विजन को भी जो है हम यहां से मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे, रियलिस्टिक मैनर में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और ये जो आपकी स्कीम है तो ये आपकी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, तो मतलब स्पॉन्सरशिप है, तो सेंटर यहां पर 60% फंड बियर करेगा, है ना, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंट की, रिमेनिंग 40% स्टेट। लेकिन यूटी और जो आपके हिमाचल प्रदेश, हिमालयन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, यहां पर सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा 90% होगा, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो फंडिंग पब्लिक एजुकेशन है। तो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा जो है, यहाँ पर भारत का जो आपका खर्च है या जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वो बहुत कम है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छात्र या उनके माता पिता के द्वारा ही उनका वित्त पोषण किया जाता है उच्च शिक्षा का, तो इसको बोला जा रहा है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में देखेंगे तो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपके टैक्स में से पैसे को डिडक्ट करके। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा धंधा ही ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि मान लीजिए कोई चीज बहुत महंगी मिलती है, आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी डेली जो है न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस नहीं बताया जाता, लेकिन यहां पर हम लोग करते हैं। और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत मतलब व्यूज और जो आपके लाइक्स है वो अप टू द मार्क नहीं आएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब जब रिसोर्सेज नहीं है तो प्रॉब्लम है, लेकिन रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भी अगर आप साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेंगे। आज मैं इमोशनल होकर ये बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ रहा है। क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हो, हर किसी के पास वैसी ही परिस्थिति होती है। हमारी पूरी टीम लगी रहती है पूरे दिन और लगातार उसी मोटिवेशन में हम काम करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और वही काफी है। क्योंकि ये भी पता नहीं कि कभी हम लोगों की मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन आप सोचिए कि ये जो हमारी बॉन्डिंग है, क्या बॉन्डिंग है, सिर्फ यही तो बॉन्डिंग है कि एक जिद है कि नहीं, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है ना। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब को मतलब मैंने खुद भी छोड़ा है, ज्ञान जी ने भी छोड़ा है। उसका रीजन केवल ये है कि हम लोगों ने देखा कि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को हुई है वो और भी स्टूडेंट्स को ना हो। दिल्ली जाके लोग जो है इतना परेशान होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, पैसे होने के बाद भी वहां पर शोषण है ना। 2-2 साल के कोर्स डिजाइन कर रखे हैं, वो ऐसे दलदल में उलझा देते हैं आप लोगों को कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक जो है वो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की अप्रोच बता रहा हूं, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसा ठीक लगे आप लोगों को आप वैसा करिए, क्योंकि आप लोग तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, है ना। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए और मतलब सपोर्ट बनाए रखिए, है ना।
और यहां पर जो पहला यहां पर पॉइंट लिखा गया है प्रेजेंट स्टेटस जो हायर एजुकेशन, ये डेटा अपने पास रख लीजिएगा कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो इंडिया में 27 है ना। अगर 18 से 23 के बीच के एज ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है मेल पॉपुलेशन के लिए बात करें तो 26.9 है, फीमेल के लिए 27.3 है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह में भी। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर आर्टिकल लिखा गया है कि भारत में 1043 यूनिवर्सिटीज हैं, 42,000 कॉलेज हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे कॉलेज है, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करेंगे तो गिने चुने, इसीलिए तो हमको अच्छे से अच्छे कॉलेज की जो है होड़ लगी होती है। हायर एजुकेशन जो है डोमिनेटेड है किसके द्वारा, प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा। 78% प्राइवेट कॉलेजेस हमारे यहाँ हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इसके बाद अगर प्रेजेंट स्टेटस आप देखेंगे गवर्नमेंट फंडिंग का, है ना, हायर एजुकेशन में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसके द्वारा बोला गया कि भैया पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का कम से कम 6% तक, जो अभी तो नहीं है। कोठारी कमीशन ने, जो कोठारी आयोग बना था, उसने भी यहां पर रिकमेंडेशन दिया था कि जो उच्च शिक्षा है वहां पर जो व्यय है जीडीपी के हिसाब से वो कम से कम 2% मिलना चाहिए। तो ये पुराना आयोग है, तब की बात कर रहे हैं 2%। अब आज तो कितना ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ गया है एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना। तो जो है सरकार को भी उस हिसाब से सोचना चाहिए। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो हमारे यहाँ जीडीपी के रेस्पेक्ट में बहुत कम जो है यहाँ पर निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है, और ये खर्च नहीं है, निवेश है, ठीक है। केंद्र और राज्यों द्वारा जो उच्च शिक्षा पर खर्च है 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.86% की तुलना में घटकर 2019-20 में 0.52% हो गया। तो सरकार के स्लोगन से काम नहीं चलता है, यहां पे काम चलता है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यथार्थ जो है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 2011-12 से 3 गुना बढ़कर 2022-23 में 3 टाइम्स हो गया, 7.51 लाख करोड़ से बढ़ के 22.04 लाख करोड़। अब बोलते हैं कि हम डेवलप्ड स्टेट्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे जब आप शिक्षा के क्षेत्र में तो खर्च बढ़ा नहीं रहे हैं, लगातार करप्शन और बढ़ रहा है। और यहाँ पर वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया है। 50% बढ़ाने की बात की गई 2035 में। और पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाना चाहिए, किसमें, हायर एजुकेशन में। तभी तो आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर पाओगे, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, नेशनल कैपिटल, है ना, ठीक है। अब यहां पर ये डायग्राम है, इसको आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा जो दी जाती है वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, वो अपने आप में समस्या बनी हुई है। शहरी बाढ़ की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो सीधी बात है अभी बेंगलुरु में ये बाढ़ देखी गई, इसलिए ये चर्चा में, पुराना ही टॉपिक है। सीधी बात है कि जब एकदम से भारी बारिश होती है तो घनी आबादी वाले जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर एकदम से जो है जल का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। और उसके कारण आम जो जन होते हैं उनके जनजीवन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ये वर्षा जो है क्यों होती है, तो जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके ड्रॉबैक के कारण होता है, और उसी पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। चाहे दिल्ली की बात करें, मेट्रोज की बात करें, है ना, हर शहर में देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट शहर है आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसके बाद जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं अर्बन फ्लडिंग के लिए, तो सबसे पहले तो मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे हेवी रेनफॉल हो गया, है ना, और जो आपके साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हो गए, आपके क्लाउड बस्टिंग वगैरह हो गई, नॉर्मल सा ये पॉइंट है। इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे हाई टाइड, इंपेडिंग ड्रेनेज हो गया आपका, और जो आपके कंक्रीट वगैरह की उपस्थिति है, तो इससे जो है जल रिस्क के नीचे नहीं जाता है ना, और ऊपर ही जल रहता है, तो उससे जल स्तर बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल्स होता है ना, जो लो नेचुरल सरफेस इन्फिल्ट्रेशन है, तो ये नॉर्मल से पॉइंट्स है। इसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, इंक्रोचमेंट है रिवर बेड्स का, है ना, ओवर पॉपुलेशन है ना, और जो अर्बनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हमारे यहाँ। जो बाढ़ वगैरह आती है उसमें सेडिमेंटेशन के कारण आता है, तो हमारे यहाँ जो अवसाद जो है उसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया जाता है ना, और बाढ़ प्रबंधन भी अप टू द मार्क नहीं किया जाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये सब चीजें होती है, और आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण भी ये सब चीजें देखी जाती है। अब यहाँ पर जो अर्बन माइक्रो क्लाइमेट भी लगातार चेंज हो रहा है। आप देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड के रूप में जाना जाता है, जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा हीट जो है ट्रैप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका वाहनों से, एसी से निकलने वाली जो आपकी क्या होती है,
CO2 एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है, और उसके कारण आप देखेंगे कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं ये सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वहां सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उनको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो इस तरीके से अर्बन माइक्रो क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, उसके कारण भी वहां पर देखा जा रहा है कि वर्षा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शहर और कस्बों की बात करें तो इसमें अचानक जो है बांधों से ऊपर जल का जो है आपका बहाव है ना, इसके बाद ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है वो भी अप टू द मार्क नहीं, उसका ठीक तरीके से निपटान नहीं किया जाता है हमारे यहाँ, तो उसके कारण भी जो है ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करता है, उसके कारण भी बाढ़ वगैरह आती है। अब डिफरेंस क्या है अर्बन फ्लडिंग और रूरल फ्लडिंग में? तो अर्बन फ्लडिंग का मतलब ही ये है कि मेनली ये डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज में आती है, जब कभी भारी वर्षा हो जाती है ना, और जो कैपेसिटी हो ड्रेनेज सिस्टम की उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर वहां पर पानी का बहाव हो जाता है तो देखा जाता है कि भैया वहां पर बाढ़ आ गई, उसी को अर्बन फ्लड बोलते हैं ना, एकदम से फ्लैश फ्लड देखा जाता है। अब इसका कारण यह है कि शहरी बाढ़ जो है ग्रामीण बाढ़ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शहरीकरण जो है वो जल ग्रहण क्षेत्रों के अतिक्रमण के संदर्भ में भी जो है आपको देखा जाता है कि शहरी जो क्षेत्र होता है वहां पर बाढ़ आ जाता है। अब यहां पर आप समझेंगे कि बहुत ज्यादा हैवी पॉपुलेशन है, इंक्रोचमेंट है वहां पर कैचमेंट एरियाज का, ठीक है, उसके कारण वहां पर जो फ्लड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो 1.8 से 8 गुना तक हो जाती है, और बाढ़ की मात्रा 6 गुना तक बढ़ जाती है ना, और इसके कारण बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वहां पर बारिश का जो बाढ़ का जो है ऋणात्मक प्रभाव आम जनजीवन पर दिखाई देता है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जीवन में ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ना, आर्थिक भी, सामाजिक भी, है ना, शारीरिक भी यहां पर ऋणात्मक प्रभाव उनको झेलना पड़ता है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इनको सतत रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आप मैनेज करिए, ठीक है, और इसके जो है ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़ते हैं राज्य और देश को, तो ऋणात्मक प्रभाव झेलना ही पड़ता है। शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको जान माल की हानि होती है, परिवहन और विद्युत आपूर्ति में व्यवधान देखा जाता है, महामारी की जो आपकी घटनाएं वो भी बढ़ती हैं, इसलिए शहरी बाढ़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब अभी भोपाल में ही लगातार 38 घंटे तक पानी, मतलब लाइट नहीं था, तो लाइट पानी सबकी समस्या हो गई थी और एकदम से बाढ़ वगैरह देखा गया वहां पर, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड यहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन बताया गया है, ठीक है। ठीक बात है। दूसरी चीज ये कि जो आपके नेशनल हाइड्रोमीटरोलॉजिकल नेटवर्क है उसको बनाया जाए ताकि जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके, है ना। और उसके बाद जो डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि एक लोकल नेटवर्क आप जो है डेवलप करिए रियल टाइम रेनफॉल डेटा कलेक्शन के लिए, और उसके द्वारा जो है सूचना दी जा सके, है ना। और ये आपका लोकल नेटवर्क सेल जो है IMD हेडक्वार्टर में जो है विकसित करने की बात की जा रही है ना, ताकि लोकल न्यूज वगैरह भी लोगों को मिल सके और इस हिसाब से वो काम कर सके। इसके बाद जो शहरी जल निकास प्रणाली है उसका डिजाइन और प्रबंधन अप टू द मार्क लेवल पे करना। इसके बाद जो जल निकासी व्यवस्था है उसके लिए जो है सूची तैयार करना, और उसमें जो जल विभाजन आधारित और बाढ़ आधारित दोनों ही प्रकार की वहां पर जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। और यहां पर शहरी क्षेत्र का जो प्रत्येक भवन है उसमें भवन के अभिन्न अंग के रूप में वर्षा जल संचयन करना, है ना, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यहां पर प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसके बाद जो लो लाइंग एरियाज है सिटीज में, वहां उनको जो है रिजर्व एरिया के रूप में रखना, और वहां पर जो है जैसे ह्यूमंस का सेटलमेंट से या ह्यूमन की एक्टिविटीज उनको कम से कम करना। इसके बाद जो ड्रेनेज आपका एरिया है या जो रिवर बेड वाला एरिया है वहां पर इंक्रोचमेंट को रोकना, प्रिवेंट करना उसको, है ना, और नेचुरल लेक्स वगैरह हैं उनको भी जो है प्रिवेंट करना वहां पर इंक्रोचमेंट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साउथ में आपने जो देखा था बाढ़, है ना, वो उसका मेन रीजन यही था। इसके बाद जो एनुअल प्री मानसून डिसिल्टेशन है मेजर ड्रेनेज एरियाज का, उनको करने की आवश्यकता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की जो है जरूरत है। ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग करिए, है ना, और उसमें अर्बन लोकल बॉडीज को जो है वहां पर डिसीजन मेकिंग का जो है वहां पर पावर दीजिए ताकि फ्लड को मिटिगेट किया जा सके और उससे रिलेटेड मिटिगेशन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा सके, ठीक है। अर्बन डिजाइन और प्लानिंग की बात करें तो ये वाटर सेंसिटिव बनाना चाहिए इसको, है ना, जिस तरीके से आप अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो उसको वाटर सेंसिटिव बनाइए, और वहां पर जो है आपके प्राकृतिक जल निकासी को भी ध्यान में रखकर शहरीकरण करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन थेरेपी है। तो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है हमारा, उस जो अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है मेडिकल प्रोफेशनल्स की इंडिया में, उसने लिखा है अभी ऑल स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कि बैन किया जाए कन्वर्जन थेरेपी को। इसको जो है आपका
पेशेवर कदाचार की उन्होंने संज्ञा भी दी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। तो अब ये है क्या? तो सीधी बात है, इसको रिपैरेटिव थेरेपी और गे क्योर थेरेपी भी बोला जाता है। इसमें ट्राई किया जाता है किसी भी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करने की जो है कोशिश की जाती है। ठीक है, अब यहां पर जो चिकित्सक ऐसी जो चिकित्सा प्रदान करते हैं वो ये दावा करते हैं कि भैया हम आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, लेकिन इसके बारे में अभी तक जो है ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे। ठीक है, अब व्यवहारिक रूप में अगर आप देखेंगे तो इसके द्वारा समलैंगिकता को दबाने की कोशिश की जाती है, या जन्म के समय जो भी उनका लिंग है उसको रूपांतरित करने की कोशिश की जाती है, जो अपने आप में अनैतिक भी है। इसलिए मैंने बोला कि ये एथिक्स के पेपर में भी आपका अप्लाई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि इसमें जो आपका विषम लैंगिक बनाने के उद्देश्य से जो आपकी थेरेपी वगैरह की जाती है उसमें चिकित्सा भी है ना, अंधविश्वास भी है, मनोचिकित्सकीय जो उपचार है, ड्रग्स वगैरह है ना, इस तरीके की चीजों को भी जो है देखा जाता है उसके इंपैक्ट के रूप में, है ना, क्योंकि लोग जो है वहां पर मनोवैज्ञानिक रूप पे जो है रुग्णता महसूस करते हैं और उनके खिलाफ हिंसा वगैरह भी देखी जाती है। अब यहां पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट जो साइकेट्री है और जो अदर हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि इस तरीके की जो थेरेपी है इसमें रिस्क रहता है, किसका? मेंटल हेल्थ पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ने का रिस्क रहता है ना। इसके कारण जो है आपके वो जो लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं इस तरीके की थेरेपी करा के, तो वो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह का यूज करने लग जाते हैं और कभी कभी वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक सहमति भी है यहाँ पर कि ये जो आपकी चिकित्सा पद्धति है, रूपांतरण चिकित्सा पद्धति, इसके कारण किसी का भी जो है आपका यौन अभिविन्यास नहीं बदला जा सकता, ये आपके इनएप्रोप्रिएट है, अप्रभावी है और इसके कारण दीर्घकाल में मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऋणात्मक प्रभाव झेलना पड़ता है उस व्यक्ति को जो वो थेरेपी लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है रिप्लेस किया है उसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब ये आपकी वैधानिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, किस एक्ट के द्वारा? तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपका NCOVACC वैक्सीन के बारे में है और इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि डेवलप किया है किसने? तो भैया डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। दूसरा ये कि वर्ल्ड की पहली ये आपकी इंट्रानेशनल वैक्सीन है कोविड-19 की, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इसने रिसीव किया है अप्रूवल इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में और इसके बाद ये जो आपका यूज किया जाता है इसके अंतर्गत क्या यूज किया जाता है? तो मॉडिफाइड चिंपांजी एडेनोवायरस को, जो आपका बॉडी में जो आपके कोविड के वायरस होते हैं उसको रेप्लिकेट नहीं होने देता है ना। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।